नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग आज 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू करेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम समाप्त होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। रोमानिया प्रतिवर्ष 30,000 कुशल भारतीय पेशेवरों को रोजगार के अवसर प्रदान करने को तत्पर। और शतरंज में भारत के एसएल नारायणन, दीपत्यन घोष और अणनायक घोष गोवा में होने वाले फिडे विश्व कप 2025 के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग आज अपने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान का दूसरा चरण शुरू करेगा। इसमें लगभग 51 करोड़ मतदाताओं वाले 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। एक रिपोर्ट। मतदाता सूचियों का व्यापक पुनरीक्षण 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ समाप्त होगा। ये एसआईआर का दूसरा चरण है। इससे पहले बिहार में इसे लागू किया गया था। नए चरण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल होंगे। एसआईआर आज गणना चरण से शुरू होगा और 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। प्रारूप मतदाता सूची 9 दिसंबर को जारी की जाएगी। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को अंतिम प्रकाशन होगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार एसआईआर का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अवैध प्रवासियों सहित अपात्र नामों को हटाते समय कोई भी पात्र नागरिक सूची से न छूट जाए। इस प्रक्रिया में मतदाताओं के जन्म स्थान की जांच करना शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि इससे अपात्र नागरिकों, विशेष रूप से बांग्लादेश और म्यांमार के अवैध प्रवासियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। समाचार कक्ष से मैं मनोज। बिहार में 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में आज शाम 5 बजे पहले चरण का प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 6 नवंबर को होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, महागठबंधन और अन्य दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए आज 5 बजे तक प्रचार करेंगे। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत पहल के अंतर्गत आज बिहार की महिलाओं से संवाद करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने संवाद के लिए उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए महिलाएं पूरी लगन से योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान में उनकी सक्रिय भागीदारी बिहार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत कर रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का आज बिहार में चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भोजपुर और गया जी में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के स्टार प्रचारक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वैशाली, पटना, सहरसा और मुंगेर जिले में अलग अलग जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दरभंगा, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में एनडीए के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभाएं करेंगे। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी गया जी और औरंगाबाद में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में 17 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गया जी में महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने उत्तराखंड दौरे के तीसरे दिन आज नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। समारोह के दौरान स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को पदक प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रपति आज नैनीताल में नीम करोली बाबा के आश्रम कैंची धाम में भी जाएंगी और पूजा अर्चना करेंगी। कैंची धाम मंदिर प्रबंधन ने कहा है कि राष्ट्रपति के दौरे के बीच श्रद्धालुओं से आज दोपहर 12 बजे के बाद ही मंदिर आने का आग्रह किया गया है। इससे पहले कल राष्ट्रपति ने नैनीताल में राजभवन की स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लिया।
भारत ने रेबीज के प्रसार को नियंत्रित करने में द्वीप राष्ट्र तिमोर लेस्टे को रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन की 2000 शीशियां और रेबीज टीके की 10,000 खुराक भेजी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तिमोर लेस्टे में मार्च 2024 में इंसानों में पहला रेबीज का मामला सामने आया था। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश के स्वास्थ्य मंत्रालय को रेबीज टीके की 6,000 खुराक और इम्यूनोग्लोबुलिन की 2,000 खुराक दी थी। भारत सरकार और इंडोनेशिया सहित साझेदारों के सहयोग से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 12,000 टीके की खुराक और आरआईजी की 2,000 खुराक की आपूर्ति करने में सुविधा पहुंचाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया आज से 6 नवंबर तक दोहा में आयोजित होने वाले द्वितीय विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मांडविया अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन पर आयोजित मंत्री स्तरीय संवाद में हिस्सा लेंगे और भारत के समावेशी विकास के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करेंगे। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना सरकार ने अभी तक हैदराबाद मेट्रो रेल के प्रस्तावित दूसरे चरण के लिए संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। ये राज्य द्वारा रियायतग्राही लार्सन एंड ट्रूबो मेट्रो रेल हैदराबाद से 69.2 किलोमीटर परियोजना के पहले चरण को अपने हाथ में लेने के निर्णय के बाद आया है। तेलंगाना सरकार ने पिछले महीने अपने इक्विटी निवेश के लिए लार्सन एंड ट्रूबो को 2,100 करोड़ रुपए का भुगतान करने संबंधी अपने निर्णय की घोषणा की थी। रोमानिया ने हर साल 30,000 कुशल भारतीय पेशेवरों को रोजगार देने का मार्ग प्रशस्त करने की अपनी तत्परता व्यक्त की है। रोमानिया ने बुखारेस्ट में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और रोमानिया के श्रम, परिवार, युवा और सामाजिक एकजुटता मंत्री पेट्रे फ्लोरिन मेनोली के बीच हुई बैठक के दौरान कुशल भारतीय पेशेवरों को रोजगार देने की मंशा व्यक्त की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा कल जारी एक बयान के अनुसार दोनों पक्षों ने रोमानिया की लगभग 1 लाख गैर यूरोपीय संघ श्रमिकों की वार्षिक आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया। दोनों मंत्री उच्च शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार, थिंक टैंक और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाकर लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 22 सितंबर को शुरू किए गए जीएसटी उत्सव के अंतर्गत लागू की गई संशोधित दरों से देश भर में लोगों को कई क्षेत्रों में लाभ हो रहा है। इस कड़ी में हम आज चर्चा कर रहे हैं कम दरों से स्वास्थ्य क्षेत्र में नागरिकों को हुए लाभों की। नए जीएसटी सुधारों के तहत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में करों में बड़ी कटौती हुई है। सरकार ने आवश्यक दवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इसके साथ ही 33 जीवन रक्षक दवाओं को भी पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया गया है, जिससे पुरानी और गंभीर बीमारियों का इलाज अब पहले से अधिक किफायती और सस्ता हुआ है। चिकित्सा उपकरणों जैसे गॉज, पट्टियां, डायग्नोस्टिक किट और थर्मोमीटर पर भी अब 12% की जगह 5% जीएसटी लग रहा है। कर में इस कटौती से जांच और उपचार सेवाओं की लागत में कमी आई है। इसके अलावा स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम को भी कर मुक्त कर दिया गया है, जिस पर पहले 18% टैक्स लगता था। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए एक दवा विक्रेता नितिन सोनी ने कहा कि दवाओं पर जीएसटी में हालिया कमी से मरीजों को काफी राहत मिली है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे जो मेडिसिन जीएसटी के कारण, जैसे एमआरपी कंपनी है, तो अब वो लोग उनके दायरे में आ गया है कि वो एक साथ पूरी 30 दवाइयां खरीद पाए। पहले वो कोर्स वो कंप्लीट नहीं कर पाते थे, लेकिन अब जैसे ही उनको थोड़ा कम में मिलेगा तो वो अपने आप जो कोर्स पहले नहीं हो पा रहा था वो अब होगा। जीएसटी में इस कमी से स्वास्थ्य बीमा को अपनाने में लोगों को बढ़ावा मिला है और मध्यम वर्गीय परिवारों के इलाज के खर्च में भी कमी आई है। सौम्या शरण के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार भारत की यात्रा पर हैं। वे आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और इजरायल रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय राजनीतिक संबंध साझा करते हैं। वर्ष 2022-23 में दोनों देशों ने संयुक्त रूप से द्विपक्षीय संबंधों के पूर्ण राजनयिक संबंधों तक पहुंचने के 30 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच के सभ्यतागत संबंध 2 सहस्त्र शताब्दियों से भी अधिक पुराने हैं।
अमेरिका में सरकारी कामकाज आंशिक रूप से ठप होने के चलते हजारों उड़ानें देरी से चल रही हैं, जिससे पूरे अमेरिका के हवाई अड्डों पर व्यवधान बढ़ रहा है। संघीय सरकार का कामकाज 1 महीने से ज्यादा समय से ठप चल रहा है और सप्ताहांत में सरकारी कामकाज के ठप होने के बाद से सबसे ज्यादा यात्रा व्यवधान देखे गए। रविवार को ही अमेरिकी हवाई अड्डों से जाने आने वाली 5,000 से ज्यादा उड़ानें देरी से चल रही थीं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। जी फरहद, खेल जगत से जुड़ी खबरों में सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ और चयन समिति को इतिहास में पहली बार ICC महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने पर 51 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। ग्रैंडमास्टर नारायणन SL और ग्रैंडमास्टर दीप्तायन घोष ने अपने दोनों रैपिड गेम जीतकर फिडे विश्व कप 2025 के दूसरे दौर में अपनी जगह पक्की कर ली है। उधर अरण्यक घोष ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दौर में अपनी जगह बनाई। अगर बात करें फुटबॉल की तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने फैसला किया है कि भारतीय महिला लीग 2 चरणों में खेली जाएगी। लीग का पहला चरण 20 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा, जबकि दूसरा चरण 20 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल मई तक चलेगा। और फुटबॉल में ही केरल ब्लास्टर्स फुटबॉल क्लब ने कल गोवा में AIFF सुपर कप 2025-26 के ग्रुप डी के अपने दूसरे मुकाबले में स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली को 3-0 से हरा दिया है। इसके अलावा भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हॉकी इंडिया नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में 7 नवंबर को अपने शताब्दी समारोह का शुभारंभ करेगा। जी फरहत, खेल खबरों में बस आज इतना ही। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। अंडमान सागर, पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास के इलाकों में भी तूफानी मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रैप 2 के प्रतिबंध पहले ही लागू कर दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती। धन्यवाद फरहत। महिला विश्व कप जीतने की ऐतिहासिक खबर आज सभी समाचार पत्रों पर छाई हुई है। अमर उजाला लिखता है, सबसे ऊपर हमारा तिरंगा, हम हैं टीम इंडिया, विश्व विजेता बेटियों पर धन वर्षा। दैनिक जागरण के शब्द हैं, महिला टीम को 51 करोड़ रुपए देगा BCCI। अलकाराज को हटाकर सिनेर फिर बने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी। पेरिस मास्टर्स खिताब जीतने के बाद इटली के यानिक ने स्पेन के खिलाड़ी को पछाड़ा, हिंदुस्तान की खबर है। डंपर बना यमराज, जयपुर में 14 लोगों की मौत, 13 घायल, राजस्थान पत्रिका की खबर है। देशबंधु के शब्द हैं, बेकाबू डंपर ने कई लोगों की ली जान। आज थमेगा पहले चरण का प्रचार, दलों ने झोंकी ताकत। बिहार विधानसभा चुनाव पर जनसत्ता ने विशेष आलेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, राजग से मोदी, शाह, नीतीश और योगी ने की धुआंधार रैलियां। दैनिक भास्कर ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बर्फबारी का आनंद लेने पहुंचे सेनानियों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, बर्फ और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पर्यटक हो रहे आकर्षित। दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से स्कूलों में सभी आउटडोर गतिविधियां बंद। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अभिभावकों ने की स्कूलों को ऑनलाइन मोड कराने की मांग। कश्मीर की सबसे महंगी फसल केसर पर फिर संकट, पंपोर में उत्पादन लगभग 90% घटा, देशबंधु की खबर है। पत्र लिखता है, सांस्कृतिक प्रतीक और हजारों परिवारों की आजीविका का है स्रोत। धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग आज 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू करेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। रोमानिया प्रतिवर्ष 30,000 कुशल भारतीय पेशेवरों को रोजगार के अवसर प्रदान करने को तत्पर। और शतरंज में भारत के SL नारायणन
दीप्तेन घोष और अरण्या घोष गोवा में होने वाले फिडे विश्व कप 2025 के दूसरे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।